Yusuf Salahuddin is a socialite, philanthropist, and an ex-politician. His Haveli in the walled city of Lahore is a significant landmark for Lahoris as it played a major role in reviving the culture and traditions of the old city. I think he reintroduced the Basant festival to the younger generations of today. His growing passion for music led him to writing, composing music, and that resulted in the popular PTV program Virsa Heritage Revived. He has also produced a musical play called Hi Ranja and served as an executive producer for the film Balu Mahi. I was amused and intrigued by his thoughts. He shared with me the dreams and aims of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam for Pakistan. This conversation took me back to the good old days, what Pakistan could have been and what it has become. We love nostalgia. I'm sure you will also. So ladies and gentlemen, यूसुफ सलाहुद्दीन. मेरे आज के मेहमान हैं यूसुफ सलाहुद्दीन, मियां सल्ली. आई थिंक पूरा शहर लाहौर इन्हें जानता है और कराची में भी लोग जानते हैं. मैं तो ये कहूँगी हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं. लेकिन ये कैसे इंसान है, इनका बचपन कैसे गुजरा, कैसे कैसे लोग इनकी ज़िंदगी में आए, कैसे कैसे लोगों ने इन पे अपना इम्प्रेशन डाला, ये आज जानेंगे. बहुत सारी बातें करेंगे, मिलेंगे इनसे. आइए मिलते हैं यूसुफ सल्ली से. यूसुफ, बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम. मैंने सुना है आप बहुत बिजी थे आज. You and I go how long? I mean, of course, I and Piru go even much longer. But from the day you got married, I mean, you were a part of all of us friends. And since Peer was the only one who was married, so you were the only girl. Yeah. So I was one of the boys. You were one of the boys. Yes. Always I was one of the boys for a long time. इसमें कोई शक नहीं है. हमारा शो जो है वो कुछ बचपन की बातों से शुरू होता है. कुछ थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. कहाँ पैदा हुए? मैं लाहौर में. कितने बहन भाई? I was born in Lahore. And I think in Lady Wellington Hospital, तब वही because the family used to live in the Haveli and the closest, and of course at that time it was a very one of the best gynae hospitals. It's still there. अब उसके it's not that कोई ख्याल नहीं उसका रखा गया. So yes, Lahore. टाइम आप पूछ रही हैं, मुझे नहीं अब याद है, मैंने पूछा नहीं है. I'll have to ask my mom. और कितने बहन भाई? We have 3 brothers. और you are the eldest? I am in the middle. In the middle. I have an elder brother Asad and a younger brother Iqbal. So who is spoiled in the family? ज़्यादा किसको spoil किया गया? I suppose probably me. है ना? I thought so. अच्छा, और शरारती कौन था तीनों में से? वो मैं ही था. और डांट सबसे ज़्यादा किसको पड़ी? सबसे ज़्यादा मुझे ही पड़ी. और किस किस्म की शरारतें करते थे आप तीनों भाई? नहीं, इकबाल तो खैर हमसे बहुत छोटा था. अच्छा. असद was not at all शरारती. शुरू में हाँ, he was also very. He was yes, था वो कुछ थोड़ा बहुत शरारती वो भी था. लेकिन मैं ज़्यादा ही I think I was always more शरारती. किस किस्म की शरारतें जिस पर डांट पड़ती थी? एक दफ़ा मुझे याद है, हम उधर बारूद खाने में तो बहुत सारे मेरे साथ मेरे जो हम उम्र थे मोहल्ले के लड़के, वही मेरे दोस्त भी थे. ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब अभी स्कूल नहीं जाना शुरू किया. अच्छा. था. ओके. अभी स्कूल की हवा नहीं लगी थी. अभी बंटे और गिल्ली डंडा. हाँ, गिल्ली डंडा, बंटे, किले की सीढ़ियों पे भागना, ऊपर नीचे, ये काइट फ्लाइंग, ऑफ कोर्स दैट वाज द बिगेस्ट थिंग. तो वहाँ हम हमारी जो हवेली थी उसके बाहर एक मर्दान खाना था. मर्दान, जहाँ अब सिटी सिनेमा है, दैट वाज द मर्दान खाना. और उसके बिल्कुल एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रॉपर्टी एक ऊंची, जिसको हम कहते थे रॉस, वो एक रेज था, प्लेटफॉर्म था विच रैन राइट अक्रॉस द प्रॉपर्टी. और सीढ़ियाँ थी, आप चढ़ते थे ऊपर. और एक बनी हुई थी एक बेंच सा, इसका चूने का या ईंटों का या व्हाटएवर, ऑल अलोंग, कि लोग वहाँ आके बैठ जाएं. और सामने बिल्कुल उस वक्त ये कोई इमारतें नहीं थी, तो किले का जो व्यू था बड़ा, इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर.
बिल्कुल साफ व्यू वहाँ से नज़र आता था। किले की जो सीढ़ियाँ थी, उस वक़्त के किले की दीवार जो उन्होंने सीढ़ियों पे बनाई है वो नहीं थी, वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए बड़े बड़े लोहे के गेट्स हैं जो अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने दोनों तरफ उनकी दीवार कर दी हुई। क्योंकि ये सीढ़ियाँ जो थी किले की अंग्रेज़ों ने बनवाई थी, ये उनकी परेड ग्राउंड थी उसके सामने, और अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ लोगों को डराने के लिए, जो भी जो ऑक्यूपेशन आर्मी जिस तरह होती है, वो बार बार कभी टैंक गुजार दिया, कभी फौज गुजार दी, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना। तो ये था। तो अब वो रॉन्स के नीचे की जो जगह थी वो थे अपना मकान बने हुए थे। तो एक जो मकान था उस ज़माने में मुझे याद है, तो उसकी जो छत थी वो उसकी बनी हुई थी, रीड्स होते हैं या वो क्या, जिससे वो गांव में भी आप देखते हैं कि वरांडे, एक्चुअली वो उन्होंने ये किया हुआ था कि जो कमरा था उसके बाहर उन्होंने वरांडा 2 लकड़ियां लगा के उसके ऊपर वो डाली हुई थी। अब पता नहीं कहाँ से एक बच्चा कोई माचिस ले आया या कुछ हुआ, तो मैंने गलती से एक माचिस जला के तो उसके ऊपर फेंक दी, वो आग लग गई सारी, वो आग लग गई तो सारा द होल थिंग ऑब्वियसली क्रैश डाउन। अब वो जब पता चला, माय फादर व्हेन ही केम टू नो, तो वो तो बड़े, वो उनसे ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। तो द ओनली रेफ्यूज वाज माय दादी, बिकॉज एनीथिंग यू डिड रॉन्ग you just went and hid around my behind your dadi, and my dadi would say to him, खबरदार मुंडे ਨੂੰ हथ लाया, खबरदार हथ लाया मुंडे ਨੂੰ, मैं ਇਹਨੂੰ 7 ਚੋਰਾਂ ਦੀ मार देती है उन्हें, और झूठ बिल्कुल हाथ नहीं कभी उन्होंने लगाया। तो इस तरह की शरारतें होती थी, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कोई चीज़ ना की, कोई पढ़ाई ना की, कोई होमवर्क नहीं किया, कोई इस तरह की चीज़ों में मतलब कि, और शरारतें भी काफ़ी, हम अब इस वक्त कोई ज़्यादा याद नहीं आ रही। गेम्स क्या क्या खेलते थे उस वक्त? हाँ, तो उस वक्त हम काइट फ्लाइंग ज़्यादा करते थे, और ये जो लट्टू होते हैं, हाँ, लट्टू बड़े हम चलाते थे। वो फिर वो लट्टू के साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम करते थे। फिर एक हमारी छत थी हवेली के अंदर, काफ़ी लंबी छत थी, और वो नीचे उसके जो कुछ था, और ऊपर वो सारी जो छत थी लकड़ी की, जिस तरह छतें अभी भी हैं, लेकिन अब हमने ये किया है कि छतों के ऊपर, लकड़ी की छतों के ऊपर मिट्टी डाल के, तो उसके बाद ईंटों का उसका कम कर देते हैं, बना देते हैं, बिल्कुल चुनाई कर देते हैं ईंटों की, तो वो बिल्कुल पक्का हो जाता है, और वो बारिश नहीं। लेकिन पिछले वक्तों में ये जो छतें थी, ये सारी इन पे लिपाई होती थी, हाँ, मिट्टी की, और साथ वो तूड़ी उसके अंदर डालते थे, और वो मिक्स करके तो उसको वो करते, तो बड़ी वो साफ़ सुथरी और बड़ी खूबसूरत, और वो बर्दाश्त भी कर जाती थी, बरसात की बारिश भी बरसात का ऑलमोस्ट बर्दाश्त कर जाती। तो वहाँ हम ये करते थे, क्योंकि वो छत के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी होती थी, तो वहाँ हम बंटे खेलते थे। तो बंटों के लिए वो जो बनानी होती है होल सा, तो बड़े आराम से वहाँ बन जाता, उसको थोड़ा सा खोदा और होल बन गया। तो अंदर अंदर ही हम फिर जो तो कैंची जो थी उसको हम उनके साथ वो खेला करते थे, गुल्ली डंडा ऑफ कोर्स खेला करते थे। फिर हम वहाँ, हमारे अखाड़ा था, पहलवानों की कुश्तियाँ देखते थे हम, और 1 रुपया मिलता था। माई दादी यूज्ड टू गिव मी 1 रुपी। उस वक्त 64 पैसा होते थे, और वो छेद वाला पैसा होता था, जिसमें यू कुड पुट योर फिंगर इन इट ऑल्सो। तो 64 पैसा का एक 1 रुपी बनता था, वो बंडल ही होता था, इट वॉज ऑलवेज रैप्ड इन सम न्यूज़पेपर piece or something, It was unbelievable कि the amount of stuff we could get for 1 rupee. हम वो उस ज़माने में मीठे सिगरेट होते थे, वो बने हुए उसके कैंडी के, वो वाइट होते थे, तो हमने वो प्रिटेंड करना कि हम सिगरेट पी रहे हैं, और वो हमने वो आई थिंक शायद पता नहीं एक डब्बी कोई 1 आने की थी या शायद 2 आने की थी, इसी तरह ही उसका सिलसिला था। वो हमने लेने, तो हम साथ ही हमारे बारूद खाने के बाद, ये ईद पे मिलते थे? नहीं, वैसे कभी कभी अच्छा मिल जाते थे। ईद पे उस ज़माने में हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं याद, हमें जब होश थोड़े से हम हुए हैं तो फिर हमें पता चला कि ईदी, वरना ईदी पहले माँ ही ले जाती थी, कहाँ ईदी मिलती थी। या फिर ये होता था कि वो इकट्ठी कर लेती थी और कहते थे अच्छा तुम्हें एकदम नहीं पैसे देने, फिर आराम से तुम्हें जब कोई ये लेना गया वो लेना। चांद देखना याद है? हाँ, चांद देखा, छत पे चढ़ना, चांद देखना, फिर भागे हुए नीचे आना, फिर चांदी का 1 रुपया मिलना,
बिल्कुल। हाँ, लेकिन असल एक्साइटमेंट जो थी होती थी ना, वो सिर्फ बसंत की हो, जो असल होती थी। ऑफ कोर्स ईद की भी बहुत होती थी, लेकिन बसंत बड़ी एक्साइटिंग होती थी, क्योंकि सारी रात बैठ के हमने सब लड़कों ने बैठ के वो उसकी जो गुड्डियाँ थी उनकी वो तैयार करना, उनको सुबह फ्लाइंग के लिए उन्हें डोरे डालनी, उनमें चेक करना, सब किया। अभी ये पतंगे अलहदा हैं, गुड्डे अलहदा हैं, ये परियाँ अलहदा हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, वो करके सब बैठना। फिर सुबह सुबह मैं कहता हूँ फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डॉन, कि जब मेरा ख्याल है रोशनी थोड़ी सी होने ही लगती थी छतों पे, नाश्ते भी छतों पे आ रहे हैं। हमारी जो उस ज़माने में आया होती थी वो तो फिर क्या कहते हैं लेके, तो फिर छतों पे आना, फिर साथ मेरे जितने वो मोहल्ले के दोस्तों ने उन्होंने होना, कज़न्स। तो ज़ाहिर बात है अभी उस ज़माने में तो लॉट ऑफ योर व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, ऑल योर फ्रेंड्स वर योर कज़न्स, ठीक है, या तो आपके जो अपने नेबर्स या जो भी इस तरह के जो लड़के थे। तो बस फिर सारा दिन काइट फ्लाइंग करनी, सारा दिन काइट फ्लाइंग करनी, और फिर शाम। तो उस ज़माने में नाइट फ्लाइंग नहीं होती थी। अच्छा। नाइट फ्लाइंग नाइट जो होती थी वो ये होता था कि लोग जो एक पतंग उड़ाते थे रात को, और पतंग उड़ा के तो उसके साथ बांध देते थे ये लैंटर्न्स, छोटी छोटी कागज़ की, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह, या मल्टी कलर, जिस तरह की भी उस ज़माने में मिलती थी, कंदील उसको कहते थे। तो वो आप उड़ाया, फिर आपने एक बांधी, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी बांधी, फिर तीसरी। तो वो बड़ा खूबसूरत लगता था, बहुत ही खूबसूरत लगता था कि चारों तरफ आपके इस तरह बस आपको लैंटर्न्स ही नज़र आती थी। दैट वाज द एक्चुअल अनाउंसिंग कि भी कल जो है बसंत किसने पकड़ाई थी पहली पतंग हाथ में कि उड़ाओ? इतने सिंपल होती थी। 100 रुपया अगर ईदी हो जाए ना तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि भाई 100 पूरी हो गई है, और कमाल होता था। अच्छा, उस बाय दैट टाइम वी हैड वन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ईद और ईदी क्या होती है, तो वो वी हैड मूव टू गुलबर्ग। यूजुअली पहले तो बच्चों को इजाजत नहीं होती थी, सब उड़ाते थे। माय फादर यूज्ड टू फ्लाई, माय अंकल यूज्ड टू फ्लाई। मेरे ग्रैंड अंकल थे मियां हमीदुद्दीन, वो मुझे याद है कि वो बहुत अच्छी पतंग उड़ाया करते थे, पेचा लगा के। हाँ बहुत। और अलामा साहब मतलब आई बीन टोल्ड बाय माय एल्डर्स, अलामा साहब के लिए ख़ास पतंगें बनती थी, क्योंकि वो ज़रा थोड़े से नाजुक मिजाज थे, तो सख्त किस्म की चीज़ नहीं उड़ा सकते थे कि जिससे वो लग जाए। उन्हें हाथ से लिखना होता था ना, लिखना भी होता था। तो वो उनके लिए ख़ास एक मोची दरवाजे से पतंगें बनती थी, लिप्पो पतंगें, के जो बिल्कुल ही मतलब कि आपको पोली ठीक है। घर का माहौल कैसा था? किस किस्म की गुफ्तगू होती थी? घर हमारा इट्स अ पॉलिटिकल हाउस था, तो पॉलिटिक्स बहुत डिस्कस होती थी, हर वक्त होती थी। मुझे याद है कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त क्या कहते हैं, माय फादर वाज इन द मुस्लिम लीग, अयूब खान की मुस्लिम लीग में थे, और सख्त घर में टेंशन सबकी आपस में कि भी हो ही नहीं सकता, वाई अंकल एवरीवन दैट वाई आर यू विद अयूब खान, और सब ये, क्योंकि हमारे घर में तो आई मीन माय ग्रैंडफादर हुआ यूँ कि जब अयूब खान आस्क्ड माय ग्रैंडफादर कि आप मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करें, उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं करूँगा, मैं पहले आई विल गो एंड फर्स्ट आस्क मोहतरमा फातिमा जिन्ना, अगर मुझे उन्होंने इजाज़त दी कि तो आप करो तो फिर मैं देन आई डू इट। सो ही वेंट एंड मेट मोहतरमा, एंड उन्होंने कहा कि चलो हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग। सो ही ऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग राइट फ्रॉम पेशावर से लेके तो कराची तक पूरी ट्रेन चली थी, और बड़ा, बिकॉज ही वॉज ही लिटरली न्यू एवरीवन, सारे सब कॉन्टिनेंट में जितने मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स जिन्होंने उस वक्त काम किया था इन द पाकिस्तान मूवमेंट, स्पेशली इन दिस पार्ट, पंजाब के और सारे इन एरियाज़ के, फ्रंटियर के भी, वो सब, ही वॉज द फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। और इलेक्शंस में इनका काम था टू पैसे किसको देने हैं, क्या करना है, कहाँ पार्टी फंडिंग, तो उनकी वो सब के साथ राब्ते में थे। एंड देन ऑफ कोर्स वंस द मुस्लिम लीग वर ऑर्गेनाइज्ड,
तो उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा भी अब मैं तो अब आई एम रिटायरिंग नाउ, मैंने अंजुमन हिमायत इस्लाम का काम करना है। तो तो जब फिर फातिमा जना ने मोहतरमा फातिमा जना ने जब ये इलेक्शन का अनाउंस किया तो और अयूब खान के ख़िलाफ़, तो वो तो अभी काइंड ऑफ यू नो सिचुएशन के भाई अब वो तो खैर वैसे छोड़ ही गए हुए थे। पाकिस्तान था क्या समझ आई थी when you were in your look, you know, it's like very याद रखो, late it's very no teens and early it's 20s. very simple। जिना और इकबाल दोनों को don't separate them. Okay. They were on the same line and very much the same page. The essence of Pakistan, okay, because first you have to understand कि पाकिस्तान या पाकिस्तान को बनाने में या हिंदू मुस्लिम जो फीलिंग है, ये ना इकबाल ने और ना ही जिना ने क्रिएट की थी, ठीक है, ये पहले से ही थी। ये 1898 में या 1800 कुछ में सर सैयद अहमद ख़ान ने, ये उनकी तहरीर है कि मैं आपको ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये दोनों कौमें कभी इकट्ठी नहीं रह सकती, और मेरी ज़िंदगी में शायद ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये डेफिनेटली ये दोनों अलहदा हो जाएंगे, बिकॉज लाइक ये होना ही होना था, इनएविटेबल। और जो लोग इससे पीछे आप चली जाएं तो आप देखती हैं कि बनारस में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए राइट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब एंड ऑलमोस्ट 50,000 पीपल वर किल्ड। सो देयर वाज ये जो कभी भी ये जो दोनों कौमें हैं ये इकट्ठे रहते हुए भी इकट्ठे नहीं। अल्लामा इकबाल लिखते रहे कायदे आज़म को कि ये देखो तुम ये है, यूं है। वो सारे खतूत जो इकबाल ने कायद को लिखे उनके पास मौजूद है, और उसमें बेसिक फ़र्क ये था। यू आस्क पीपल लाइक माई ग्रैंड फादर और माई फादर, तो ऑलवेज उससे कि हम ये फील करते थे कि हम जो हमारे इतने हिंदू दोस्त थे वो आते थे, खाना हमारे साथ उठते बैठते थे, हम उनके घरों में जब जाते थे तो हमारे बर्तन अलग होते थे। सो ये इट वॉज ये एक चीज़ जो थी ये सिमर कर ही रही थी। और दूसरी बात ये कि मुसलमान जो थे वो बेसिकली हुक्मरान थे, उन्होंने कभी सब्जुगेट तो कभी हुए ही नहीं थे शुरू से। जब से यहाँ इस्लाम आया तो जो शुरू से इनकी हुकूमत थी, इट वॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी केम टू लाहौर एट दैट टाइम। महमूद गजनवी हैड ऑलरेडी कॉन्कर्ड लाहौर एंड अयाज हिज स्लेव वाज द गवर्नर ऑफ लाहौर। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली दोनों जो ये कौमें थी ये इकट्ठी नहीं थी रह सकती। तो मेरा ये बिलीफ है। कायदे आज़म फॉर अ लॉन्ग टाइम ही डिड नॉट अग्री विद दिस, ये मैं आपको बता दूं। अल्लामा इकबाल लिखते रहे कायदे आज़म को कि ये देखो तुम ये है, यूं है। वो सारे खतूत जो इकबाल ने कायद को लिखे उनके पास मौजूद है, लेकिन वहाँ ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा। और लेकिन जो कायद ने खत इकबाल को लिखे थे उनमें से एक भी नहीं है, एक भी वो खत नहीं, क्योंकि जो लिखा था इकबाल ने कायद को, कायद ने उस वक्त एट दैट टाइम ओके ही फेल्ट कि बिल्कुल ये गलत है, वी शुड बी वन एंड वी शुड स्टे वन। एंड इट्स ओनली आफ्टर व्हेन ही अच्छा फिर उसके बाद कायद ने कांग्रेस ज्वाइन की। एवरीबॉडी वाज इन द कांग्रेस ज्वाइन की। बाद में ही रियलाइज कि भी ये तो बड़े दिस सही नहीं है, ये तो दे आर थिंकिंग ऑन देयर ओन। ही लेफ्ट पॉलिटिक्स एंड ही वाज सो डिस्गस्टेड दैट ही वेंट अब्रॉड, ही डिडंट बॉदर टू। तो उस वक्त जो तहरीरें जो कायद ने की थी वो शायद दे वर नॉट इन फेवर ऑफ अ सेपरेट होमलैंड, ठीक। तो अल्लामा ने उनको जला दिया, ही बर्न्ट देम, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट कि उनकी ज़िंदगी के बाद ये चीज़ें ख़त जो हैं वट एवर स्टेज कुड बी यूज्ड अगेंस्ट कायदे आज़म के भी। वो तो अगर वो इस तरह का कोई ख़त कोई आज निकाल दे और कह देखिए जी वो तो पाकिस्तान के हक़ में ही नहीं थे। हालांकि वो एक और वक्त था, एक और दौर था, एक और सोच थी उनकी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर भी कायदे आज़म ने आफ्टर ही बिकेम द हेड ऑफ द मुस्लिम लीग एंड व्हेन द लखनऊ पैक्ट टुक प्लेस ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट के लखनऊ पैक्ट किया। वो देखा कि उन्होंने वहाँ हाथ कर दिया। फिर बार बार कांग्रेस ने दे प्लेड
some dirty hand with. And then in the end he realized, after I think बहुत अरसे के बाद उन्होंने realize किया कि ये तो बिल्कुल जो है ये तो and then of course the very thing कि he realized कि भी ठीक है डेमोक्रेसी भी तो आप बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ 3-1 का रेशियो होगा हम तो कभी जिंदगी में हुकूमत में नहीं कहीं आ सकते. And then later on, till the end, for the cabinet mission plan पे भी accept उन्होंने किया कि चलो कर लो, जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है उनको हुकूमत बनाने दो, एक ही फेडरेशन रहे, ऊपर एक वायसराय बन जाए, and let's work it out for 7 years. वो इसलिए भी कि कायद रियलाइज के इन्होंने किलिंग करनी है, दे आर गोइंग टू बी प्ले डर्टी, ठीक है. सो ही दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड अगर लेट्स से कि उस वक्त ये भी मान जाती कांग्रेस भी, और ये एक जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ उनका चीफ मिनिस्टर होता, उनका चीफ मिनिस्टर होता है या उनकी हुकूमत होती, जहाँ जहाँ इनकी थी वो इनकी होती है हुकूमत, ठीक है. और उस तरह जो था वो कुछ साल चल जाते, और फिर अगर किसी ने कुछ करना भी था तो उसके बाद तो फिर ये कम से कम जो लोग हैं उनकी वो आराम आराम से निकल आते वहाँ से, या इधर से उधर चले जाते, उधर से इधर चले जाते, वुड हैव बीन बेटर. लेकिन वो ऑब्वियसली उनकी अपनी एक थिंकिंग थी या जो भी था उन्होंने. और वही अब देखें, अब बात यह है कि लुक एट इंडिया टुडे, वेयर इज देयर सेकुलरिज्म? भाई है, नजर आ रही है आपको? किधर गई? अब वहां का जो मौलवी है वो हुकूमत में है. I mean, look at the change that has taken place over there. Their mullah has taken over, their priest has taken over, and they are running the country. They are deciding, what to जो, क्योंकि ये बिल्कुल होना ही होना था. और आप देखें कि स्टेडली कांग्रेस जो है, जो एक सेकुलर पार्टी समझी जाती, अभी वो 2 मेजर प्रोविंसेस ये कल परसों उनके इलेक्शन हुए, दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट. सो ये एक फनेटिसिज्म उनके अंदर है जो कि बिल्कुल निकलनी थी. हम अगर हम जो मर्जी कहते रहे, लेकिन उनकी जो एक वो तरीक़ाकार है वो आ रहा है, वो नज़र आ रहा है कि भी ये हो रहा है. तो जिन्ना का पाकिस्तान कैसे रिक्लेम करेंगे? जिन्ना और इकबाल का जो पाकिस्तान था, इट वाज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल फार्मूला. वो फार्मूला जो था, देखें आपको कहीं भी एक अगर आप पूछें कि ये इस्लामी रियासत, तो वो कहीं नहीं आपको मिलेगी. कोई उसका ना कुरान पाक में उसका कोई जिक्र है, ना हदीस में कोई उसका जिक्र है. the only time or the only place where you can or the only document that you can think, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he migrated from Makkah to Medina, उन्होंने मदीने में एक सिटी स्टेट बनाई और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन दी जिसको हम कहते हैं मिसाक मदीना. इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और उसकी जो बेसिक एसेंस है वो ये है दैट इट गिव्स राइट्स टू ऑल रिलीजन्स टू बी इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, एंड दैट वाज द एसेंस ऑफ पाकिस्तान. तो हमें ये समझ क्यों नहीं आया? बस फिर जैसे ही कायदे आज़म की आंखें बंद हुई तो उसके बाद फिर जो हुआ यहाँ, उसके बाद फिर देख लें. अब तो ये है कि अब हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है कि इट्स सो सैड. अल्लामा इकबाल के नवासे होने की जिम्मेदारी का एहसास किस उम्र में हुआ था? याद तो लोग बचपन से कराते रहते थे कि लेकिन ऑफ कोर्स लेटर ऑन इन लाइफ, स्कूल में तो हमने ज़रूर इकबाल को पढ़ा, गालिब को भी पढ़ा, लेकिन इतना समझा नहीं जितना कि बाद में आके स्टडी किया. और उनकी ख़ास तौर पे उनकी शायरी के अलावा जो उनकी सोच थी, जो उनकी फ़िलासफ़ी थी, वो उसको भी आई थिंक वो भी इतनी ही, बल्कि मैं समझता हूँ ज़्यादा अहम है. हम इकबाल की शायरी तो पढ़ते हैं, लेकिन इकबाल की जो एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी उसकी तरफ हम शायद ध्यान नहीं देते. So I think for the young generation, if you want to understand Iqbal, I think for you to read the reconstruction of this religious thought in Islam is very very important. And I think जब तक आप ये अपने सिलेबस में ये किताब जो है कम से कम जो ग्रेजुएट हो इस मुल्क में, तो वो जब तक ये किताब जो है वो अपने ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ेगा
तो वो मैं समझता हूँ कि ही विल बी उसको शायद अपने बहुत सारी चीज़ों की उसको समझ ना आए। और आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट especially for Muslims of today and not just Pakistanis to read the reconstruction of religious thought in Islam. म्यूजिक कैसे इतनी भरपूर तरीके से आ गया जिंदगी में कि सब कुछ म्यूजिक तो वही था ना कि मुझे ये म्यूजिक इज आई हैव व्हेन आई थॉट कि मैं क्या करूँ, अब सियासत तो छोड़ दी, अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है। तो करियर नहीं बनाया था? करियर यू नेवर मेड एनी करियर? नो, आई डिडंट मेड, क्यों झूठ बोलें, कोई करियर नहीं बनाया। और फिर मैंने ये आई थॉट दैट क्या हो सकता, हाउ डू आई, बिकॉज आई फेल्ट दिस वेरी स्ट्रांगली दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू बी फेसिंग एंड आर फेसिंग इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। आर यूथ डज नॉट नो व्हाट दे आर एंड हु दे आर एंड वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। आई मीन दिस वाज जस्ट बिकमिंग अ ब्रांडेड जनरेशन जिनको उसके अलावा कुछ और कुछ था ही नहीं, इनको पता ही नहीं था, कोई नॉलेज ही नहीं थी। अब देखो अब कल मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी मैंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई और मैं पता नहीं क्या क्या करने लगा उसमें। और तो मैंने कहा फिर ये इस जनरेशन को पढ़ना कौन सिखाएगा, ये तो पढ़ते ही नहीं है। अब रीडिंग बुक्स इज इन पाकिस्तान इज ख़त्म ही हो गया है बिल्कुल। हम तो इतनी रीडिंग किया करते थे, कभी सोने से पहले द लास्ट थिंग वाज अ बुक। यू यूज्ड टू गो टू स्लीप व्हाइल रीडिंग एंड देन द नेक्स्ट डे अगेन यूज्ड टू रीड। तो ये जनरेशन नहीं पढ़ती बिल्कुल, इनको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है, बाकी फिल्में देखने का ये सारा। तो मुझे ये एक बड़ा एक देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, आई सेड लुक हाउ डिड दिस इंटायर सब कॉन्टिनेंट, जो लोग मुसलमान हुए हैं, अब उन किसी मौलवी के हाथों नहीं हुए, किसी मुस्लिम बादशाह के हाथों नहीं हुए, किसी मजहबी जमात के हाथों नहीं हुए, वो सिर्फ सूफिया के हाथों में मुसलमान। और सूफिया का जो इस्लाम था वो दैट स्पोक ऑफ, दैट वाज द स्लेम इस्लाम के जो हमारे प्रॉफिट का जो इस्लाम था, एंड दैट वाज ह्यूमैनिटी एंड दैट वाज रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स, इट वाज काइंडनेस, इट वाज बेस्ड ऑन दैट। एंड हाउ समहाउ नाउ वी हैव बिकम अ रिलीजन कि जहाँ हर चीज़ जो है वो उसका जो क्या कहते हैं जो जवाब है वो यही है कि जी गर्दन काट दो, अगर ये मुस्लिम नहीं है तो इसको ज़िंदा रहने का हक ही नहीं। ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है, ये तो बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी सोच है। और आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये बेसिकली डैमेज कर रही हैं इस्लाम को रादर देन डूइंग एनी गुड। तो ये मैंने, और फिर मैंने ये देखा कि how did the Sufis, how did the people, they come near to the, and one of the things that was very close to the Sufis was music. What was Qawwali? Qawwali was created because the Sufi believed in one thing. Anything that clashed with religion, they did not accept it. And anything which was a local custom and was not clashing with religion, they accepted it. मतलब हमारी जो रस्में जो हैं ये शादियों वादियों की, ये तो हिंदुओं के ज़माने से चली आ रही हैं, ये मेहंदियाँ और ये फलाना और डमकाना और वलीमे और ये बारात और ये सब कुछ, तो ये तो वहाँ भी हिंदुस्तान में भी हिंदुओं में भी होता है, हम में। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो क्लैश नहीं, दे डोंट क्लैश। कभी इस्लाम को तो नहीं को फ़र्क पड़ता, आप मेहंदी कर लो या आप बारात कर लो या जो भी कर लो। सो वो दे वर वेरी वाइज। उन्होंने रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो दे यूज म्यूज़िक, दे क्रिएटेड कवाली विच वॉज द फॉर्म ऑफ जिक्र which came from Central Asia. और Hazrat Amir Khusro, of course, was the, not only did he do that, he changed the whole concept of music. ये जितना म्यूज़िक आप सुनते हैं, तबला वगैरह, सितार, ख़याल की गायकी, that was created by Amir Khusro. So उनका जो हिंदुस्तान का पुराना एक सिस्टम था जो पखावज पे वो बजाते थे, वो तो ख़त्म हो गया। वो आई मीन दिस देयर इन नीचे साउथ में शायद थोड़ा बहुत कोई है। उर्दू की भी ये कथक आप देखें, कथक डांस ये मुसलमानों की क्रिएशन है, ऐसी सारी म्यूज़िक मुसलमानों की क्रिएशन है। तो उन्होंने ये कवाली क्रिएट की और कवाली से बहुत सारे लोग जो थे, वो कवाली एक मुकदमा ही है ना, आपके सामने पेश होता है, बार बार रेपिटेशन आप करते हो हर चीज़ को। अगर आप एक शेर कहते हो फिर उसकी आप और अशार उसमें ऐड करते हो टू उसी चीज़ को मजबूत करने के लिए, उसी जो तमहीद आप बांधते हो कि वो जो आपने कोई इश्क की बात की है तो क्यों इश्क इम्पॉर्टेंट है, देन आप दूसरे शायरों के भी अशार बीच में डालोगे और उसको आप उसको गिराबंदी जिसको कहते हैं कवाली में। तो ये
तो आई थॉट कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो इट कैन फिल्टर डाउन टू द यंगर जनरेशन एंड समथिंग इट गोज इनटू द हार्ट। सो मैंने फिर ये विरसे का प्रोग्राम शुरू किया मैंने, और विरसे में आप देखेंगे इट्स नॉट जस्ट म्यूज़िक। मुझे कोई कहता है म्यूज़िक कि आप जी बड़े अच्छे कंपोजर हैं, आप म्यूज़िक हैं, तो आई जस्ट स्माइल, आई डोंट से एनीथिंग, यू नो। आई एम नॉट हेयर टू बी अ ग्रेट कंपोजर और अ ग्रेट म्यूजिशियन, आई एम हेयर टू ब्रिंग दैट मैसेज अक्रॉस टू द यंगर पीपल। एंड व्हाट्स उसमें क्या द बेस्ट वे आई थॉट वाज कि जितनी आजकल की जनरेशन के जो इस वक्त स्टार्स हैं, जो गाते हैं, जिनको यंग जनरेशन सुनती है या फॉलो करती है, अगेन मुझे मेरे माइंड में ये था कि जब जुनून ने इकबाल का कलाम गाया और बहुत सारी लोगों ने ये भी जो थे, बहुत सारे अखबारों ने, और उस वक्त उन्होंने कहा जी ये क्या ज़्यादती इकबाल के साथ हो रही है, ये इन्होंने क्या बजा दिया, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड 9-9 साल के बच्चे इकबाल का कलाम गाते हुए। ज़माने के अंदाज बदले गए, बच्चे छोटे छोटे गा रहे थे, कभी नहीं हुआ, नेवर। So that also was in my mind. So I decided, like for instance, Rahat, अगर Rahat is going to sing Iqbal or he is going to sing Ghalib, everybody will listen to it. ठीक है? अगर कोई और जितने जो करंट आपके जो टॉप जो फेमस और जो बड़े आपके सिंगर्स हैं, वो अगर कोई चीज़ ऐसी गाएंगे जो ट्रेडिशनल हो तो लोग उसको सुनेंगे। सो ये एक 9 साल से मैं ये एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह आई मीन ऑन माई वेबसाइट ओनली आई गेट अबाउट 15 to 20,000 हिट्स एवरी डे। हर चीज़ मैं बनाता हूँ वेबसाइट पर डाल देता हूँ, एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ वेरी 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 पॉपुलर इन स्पेशली इन पाकिस्तानीज आउटसाइड पाकिस्तान। वो बहुत उसको देखते हैं, और अपने जो फीडबैक आती है वो ये है कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो टू देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर कल्चर। कुछ है ही नहीं, आप टीवी ऑन करें क्या आपको मिलेगा। माशाल्लाह लेड अ हैप्पी लाइफ, और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। शादियां भी 2 की, 2 दफ़ा तलाक भी हो गई, ठीक है, मुझे उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है। डू यू रिग्रेट एनीथिंग? नो। Is there anything you want to change about yourself? I'm sure काफ़ी सारी चीज़ें शायद हों, इस वक्त को माइंड में नहीं आ रही कि क्या चेंज होना चाहिए। बट आप माशाल्लाह लेड अ हैप्पी लाइफ, और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। शादियां भी 2 की, 2 दफ़ा तलाक भी हो गई, ठीक है, मुझे उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है। कोई यार ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता है। और लाइक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत आपके अंदर, आप एक मोहब्बत करने वाले इंसान हो या आप नहीं हो। अच्छा। अगर आपके अंदर है तो आप करोगे मोहब्बत, सबसे करोगे। और मोहब्बत करने वाले, नफ़रत मैं आई डोंट बिलीव इन नफ़रत, बिकॉज आई थिंक कि नफ़रत करना और ये बुग़्ज़ रखना, बुग़्ज़ नहीं मतलब कि कोई किसी के साथ रिवेंजफुल एक थॉट रहना, और या नाराज़गी रहना, और बहुत यू कांट, ज़िंदगी इज़ टू शॉर्ट कि आप इतना ये लोड अपने साथ कांधों पे लेके चलें। आप उसको भी हेट कर रहे हैं, आप उसको भी, ठीक है, सबको लेट बी लिव एंड लेट लिव, लोगों को भी जीने दो और खुद भी What makes you happy? Very small things make me happy. Nature makes me happy. I love mountains, I love flowers, I love food, I love cooking. I love to cook and I love to eat like a good Kashmiri, like your husband. What makes you sad? सैड मतलब कि कोई बहुत सारी चीज़ें इंसान को सैड करती हैं। किसी की दुख तकलीफ बहुत सैड करती है मुझे। आई कांट सी पीपल इन पेन, मुझे बहुत दुख होता है। आई फील बिकॉज पीपल माई एज आई हैव सीन दे बिकम सिनिकल। उनमें को बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है मुझे कोई रहम करना किसी पे, या कोई किसी के लिए कुछ करना। पीपल हैव बिकम सो सिनिकल एंड दे बिकम सो इनडिफरेंट। सबसे प्रेशियस मोमेंट क्या है ज़िंदगी में जिसको आप समझते हैं आपका खजाना है? हाँ, my meeting with Qaid Azam's daughter when she came to my house. I thought so. That was probably one of my, I think, a great moment in my life. Of course, अपने बच्चों जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश, वो भी एक is an amazing feeling that you have. क्या फील हो रहा था? Apart from that, क्या फील हो रहा था when you were standing in front of? मुझे लग रहा था मैं कायद आज़म को फिरा रहा हूँ।
लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, बिकॉज शी साउंडेड सो मच लाइक हिम। और मेरी उनकी जो गुफ्तगू हुई, बहुत सी बातें मैंने नहीं की हैं अभी, शायद कभी मैं किताब लिखूंगा तो उनमें करूँगा, बिकॉज मैंने उनके साथ 5-6 घंटे गुजारे टोटली। हमने सिर्फ एक दूसरे से बातें की, हमने किसी और से बात ही नहीं की, और भी लोग थे वहाँ। तो वो बहुत सारे जो मेरे माइंड में थे क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे, उन्होंने उसके जवाब भी दिए, और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं कि आई वुड नॉट लाइक टू से दैट, मे बी उनकी जो फैमिली है वो उनके लिए मे बी दे वोंट बी, बट दैट मच आई टेल दैट व्हेन आई आस्क्ड हर, आई सेड मैम, you know, a lot of people say that you had a lot of differences with your father, and so she looked at me very sternly and she said, look young man, I and my father only disagreed on one thing in my life and nothing else, and that was my marriage. बस she said a lot of things in that, you know, जो लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ थी या कुछ थी, नहीं, वो अपने बाप की बेटी थी, अपने बाप के साथ थी बस। हाँ ये ठीक है कि she married the wrong man and she and I think कायदे आज़म भी ज़्यादा उसके मैरिज के हक़ में इसलिए नहीं थे because he knew that he won't be good for her and he wasn't, and he married the बच्चों की जो नैनी थी उसके साथ उसने शादी कर ली थी और something to that effect। उनके वो फादर्स इंस्टिंक्ट उन्हें बता रही थी कि आगे जाके मेरी बेटी को तकलीफ होगी, और ऑफ कोर्स ये भी रीज़न था कि he was fighting a case of a Muslim state, और the whole उनका जो था उसकी चीज़ के भी खिलाफ थी आई सपोज। हाँ शायद अगर उसको मुसलमान कर लेती वो तो it might have been a different scenario altogether, लेकिन I think still the Qaid would not have liked her because I think he was as the man उनको ये बिल्कुल पता था कि ये बंदा नहीं ठीक। हाँ तो फादर की इंस्टिंक्ट्स होती हैं। ये है कि उनके बच्चों ने आगे उनके बेटे ने और बहुत उनकी खिदमत बहुत की। जिंदगी क्या है? जिंदगी वो है जो हम जी रहे हैं, यही जिंदगी है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। और मौत क्या है? मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत भी है, जो पैदा हुआ है उसने मरना है, ये हकीकत है। जिंदगी में आपको सिर्फ एक चीज का यकीन है, ना पैसा, ना दौलत, ना कोई रिलेशनशिप, ना कोई चीज जो है वो कायम नहीं रह सकती। सिर्फ एक चीज है जो होनी है और वो मौत है। द मोमेंट यू आर बॉर्न यू आर टू डाई। लाइक बाबा बोले शाह से, जो जाया वो मरदा है, उसने पैदा होना है उसने मरना है, ये एक हकीकत है। तो वो जब होनी है वो होनी है, बस उसमें क्या कह सकते हैं। गालिब तो यही कहता है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचो इस चीज़ के बारे में तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक अबाउट इट कि भाई जब होगी जब हो जाएगी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि आसान मौत दे, किसी का मोहताज ना करे, आप चलते फिरते आप चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को किस तरह देखते हो फ्यूचर में? मुझे बड़ी आई एम वेरी होपफुल ऑफ पाकिस्तान। ना उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया है, जिन लोगों ने वो उनकी बड़ी साफ नीयत के लोग थे। तो जो चीज़ एक अच्छी नीयत से की गई हो वो हमेशा सरवाइव करती है। ठीक है, पाकिस्तान को बहुत हमने दुख भी झेले हैं और बड़ा हमें ईस्ट पाकिस्तान भी हमसे अलहदा हो गया, ये भी एक हकीकत है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान भी जो है ये भी हमारी जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है इनकी गलती है। ईस्ट पाकिस्तान को तो बहुत पहले ही हमें ये सोचना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि शायद कायद के माइंड में भी था कि एक लूज सी फेडरेशन हो जाए, ठीक है। और जहाँ गलतियाँ होती आज वहाँ देखें, वो जो लोग कहते हैं जी टूट गया, तो मैं कहता हूँ कि टूट के फिर क्या हुआ?
कोई हिंदुस्तान के साथ तो नहीं मिल गया ना, अभी भी एक एंटिटी, एक सेपरेट एंटिटी, एक इस्लामी रियासत वो है। दे आर अ मुस्लिम कंट्री वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो द थिंग इज कि ये तो नहीं हुआ कि जी उन्होंने फौरन कहा कि चलो जी हमें मतलब उसके साथ आपस में हम मिल जाएं या कुछ हो जाए। तो ये ठीक है। आई थिंक कि बेसिकली यही है आई सपोज। थैंक यू।